नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम इस वक्त बेहद खास बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज। शाम के खाना जंगी में रूस के किरदार पर अमेरिका ने सख्त नुक्ताचीनी की है। अमेरिकी वजीर दिफा जिम मैटिस ने कहा कि जब तक बशर अल असद को ओहदे से हटाया नहीं जाता, शाम में अमन कायम नहीं हो सकता। वहीं रूस ने कहा है कि अमेरिका शाम के खिलाफ गैर कानूनी जारहियत से बाज रहे। शाम में बीते 7 सालों से खाना जंगी चल रही है, लेकिन ये जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अमेरिका ने इसके लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया। अमेरिकी वजीर दिफा जिम मैटिस ने कहा कि इस खाना जंगी की बड़ी वजह यह है कि रूस ने शामी सदर बशर अल असद की जालिम हुकूमत को बरकरार रखा है। उन्होंने कहा कि जब तक असद को हटाया नहीं जाता, शाम में अमन का कयाम मुश्किल है। They have no business there, and our goal is to move the Syria civil war into the Geneva process so the Syrian people can establish a new government that is not led by Assad. उधर बागियों के कब्जे वाले इलाके इदलिब पर मुतवस्से हमले को लेकर के अमेरिका और रूस एक बार फिर से आमने सामने आ गए। अमेरिका ने रूस और शामी हुकूमत को इंतबाह दिया है कि अगर उसने बागियों के कब्जे वाले इलाके में कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल किया तो इसका अंजाम बुरा हो सकता है। वहीं रूस ने कहा कि अमेरिका शाम के खिलाफ गैर कानूनी जारहियत से बाज रहे। रूसी वजीर खारजा सरगई लावरोफ ने कहा कि इदलिब के मामले पर रूस, तुर्की और असद हुकूमत के साथ राब्ते में है। उन्होंने कहा कि इदलिब में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। इदलिब दहशतगर्दों का आखिरी गढ़ है। वो लोग डी-एस्केलेशन जोन का फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने आम शहरियों को यरगमाल बना रखा है। हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। वहाँ हालात को काबू में करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इदलिब में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। अब जबकि शाम में दहशतगर्द तंजीम दाइश का सफाया करीब है, सिर्फ 2% हिस्सों पर इस तंजीम का कब्जा है। अमेरिकी सदर ने शाम से अपनी फौज बुलाने का ऐलान किया है, लेकिन अमेरिका ने अब अपनी हिकमत अमली बदल ली है। वजीर दिफा जिम मैटिस का कहना है कि अभी शाम में बहुत काम बाकी है। If the locals are able to keep the security, obviously during this time we might be reducing our troops commensurate with their ability to deny ISIS a return. But it really comes down to finding a way to solve this problem of Assad's making. सियासी माहिरीन का मानना है कि शाम में अब तकरीबन दाइश का खात्मा हो गया है। ऐसे में अमेरिका और रूस दोनों को वहां से निकल जाना चाहिए ताकि अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी शामी मसले का सियासी हल निकाला जा सके। लेकिन रूस और अमेरिका है कि मानते नहीं। इन लोगों ने शाम को जंगी मश्क का मैदान बना रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा ने शाम में तमाम फरीक़ैन रूस, ईरान और तुर्की से अपील की है कि वो इदलिब पर हमले से बाज रहे। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची बराए शाम स्टीफन मस्तूरा ने कहा है कि इदलिब में जंग की सूरत में सबसे ज्यादा आम लोग मुतासिर होंगे और इस जंग में कीमियाई हथियारों के हमले का खतरा भी है। उन्होंने कहा कि शामी अवाम ने इससे कबल जंग की हौलनाकी देखी है और अब खून खराबा बंद किया जाए। स्टीफन मस्तूरा ने माना कि इदलिब में कई दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं, उन्हें बाहर निकालना यूएन की पहली तरजीह है। There is a perfect storm based on warnings, counter warnings, which is gathering around, and due to the dilemma, which is a true dilemma, on how to defeat terrorists in Idlib and at the same time avoid affecting a huge number of civilians. So the issue of avoiding the potential use of chemical weapons is indeed crucial. और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं आलमी उमूर के माहिर, खासतौर से मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट अखलाक उस्मानी साहब। सर खैर मकदम है आपका जी सलाम पर वर्ल्ड न्यूज में। अखलाक उस्मानी साहब, सवाल यही था कि शाम में जंग आखिरी मरहले में है और अब इदलिब को लेकर अमेरिका और रूस भिड़ गए हैं। अमेरिका ने रूस और शाम को हमले से खबरदार किया, आखिर वजह क्या है? पहले तो ये फिलहाल नहीं मानूंगा कि अमेरिका और रशिया एकदम सामने आ गए हैं। ये तीसरा मौका है। पहले 2015 में ऐसा हुआ और अगर आपको याद हो तो अप्रैल 2018 में 14 तारीख को ऐसा हुआ जब लगा कि अमेरिका और रूस सीरिया में आपस में टकरा जाएंगे। और ये तीसरा मौका है। 28 अगस्त से जो टेंशन शुरू हुई है जिस तरह इदलिब को लेकर अमेरिका और उसके जो अलाइज हैं वो टकरा सकते हैं सीरियन फोर्सेस का। मैं आपको बताऊं
क्योंकि इससे पहले भी 2 बार अमेरिका ने कदम आगे बढ़ा खींचे हैं, तो फिर एकदम सख्ती के साथ सीरिया के साथ खड़े हुए हैं। और मुझे अभी भी पूरा यकीन है कि इदलिब को लेकर अमेरिका कोई पेशकदमी नहीं करेगा, क्योंकि पुतिन ने मेडिटेरेनियन सी है वहां पर 25 वॉरशिप उतार दिए हैं। इससे पहले भी अप्रैल में भी पुतिन ने इसी तरह के दबाव की पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया था। और यही नहीं, मैं आपको एक और खबर बताता चलूं कि जो रशिया की जो वजारत दिफा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है जी, उसने कहा है कि 1 तारीख से 8 तारीख के बीच में हम इस मेडिटेरेनियन सी में, इस भूमध्य सागर में नवल एक्सरसाइज करेंगे। नवल एक्सरसाइज का मतलब ये समझना पड़ेगा कि रूस के 25 बेड़े, 25 जगह हैं और हर बेड़े से उस जो लड़ाकू विमान है जो वो उड़ान भर सकते हैं। इन 25 बेड़ों पर 30 फाइटर जेट पहले से ही लदे हुए हैं और ये वहां खाड़ी में मौजूद हैं जी। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या अमेरिका रूस के साथ सीधे तौर पर इतना बड़ा टकराव लेने के लिए तैयार है क्या। बिल्कुल, यहाँ पर एक सवाल और था सर कि क्या रूस और शामी सद्र बशर अल असद की जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं कामयाब हो रही है सारे बागियों को, जिन्हें अमेरिका बागी कहता है, और सीरिया या शाम जिन्हें दहशतगर्द बताता है। तो पहले इदलिब में इन्हें जमा कर लिया गया और अब हमले की तैयारी है, इस तरह से इसको देखें। देखिए, मैं आपको वाकया याद दिलाना चाहता हूं आपको अलेप्पो का। जब अलेप्पो खाली हुआ था तब इसी तरह का टेंशन हुआ था, और जो टेररिस्ट को बचाते हैं, इस इलाके में पालते हैं, यानी अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब, कतर और इनका जो पूरा अलायंस है, तब इसी तरह की टेंशन हुई थी और ये कहा गया था कि शायद केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया जा सकता है और बहुत सारे लोगों की जो जान है वो सिविलियंस की जा सकती है। इसका जवाब बहुत साफ तौर पर जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो शाम के एलची हैं स्टेफन मिस्तूरा, उन्होंने आज जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें पता है कि जो बैरूनी मुल्क के जो टेररिस्ट हैं वो इदलिब में जमा हो गए हैं और इनकी तादाद 10,000 या उससे ज्यादा हो सकती है। हम कोशिश करेंगे कि सिविलियंस को इनके साए से निकाल कर किसी महफूज इलाके तक पहुंचा दें। देखिए, ये काम 3 बार सीरिया की सेना ने रूस के साथ मिलकर कामयाबी से किया है। अलेप्पो में उसने सिविलियंस को बचाया, होमा में उसने सिविलियन को बचाया और हम्स में सिविलियन को बचाया। इसलिए कोई इस बात पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि इदलिब में वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अखलाक उस्मानी साहब, आपने वक्त दिया और अपनी अहम राय इस खबर पर रखी। बहुत शुक्रिया आपका। और इस्राइल ने शाम में ईरानी फौज की मौजूदगी पर एक बार फिर सवाल उठाए हैं। इस्राइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर ऐसा होता है तो शाम में ईरानी तंसीबात को निशाना बनाते रहेंगे। इस्राइल की जानिब से यह बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब दूसरी जानिब शाम और ईरान के दरमियान एक नया समझौता तय पाया गया है, जिसके तहत ईरान ने शाम में अपनी फौजी मुशीरों को बदस्तूर तैनात रखने का ऐलान किया है। इस्राइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि शाम में ईरानी मौजूदगी उन्हें खौफजदा नहीं कर सकती और ना ही वो ईरान और शाम की धमकियों की परवाह करते हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल शाम के ताल्लुक से किसी बैनुल अक़वामी समझौते में शामिल नहीं होगा। נוסיף לפעול במלוא הנחישות ובמלוא העוצמה נגד ניסיונותיה של איראן להציב हम शाम में ईरान की मौजूदगी की मुखालफत करते हैं। हमारे डिफेंस फोर्स ईरानी तंसीबात को निशाना बनाते रहेंगे। शाम और ईरान के बीच समझौता हमें कार्रवाई से नहीं रोक सकती। जो हमें सफाए हस्ती से मिटाने की धमकी देते हैं, आज वो खुद मुसीबत में हैं। वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे। इधर ईरान के मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह खामनेई ने कहा है कि अगर 2015 का जोहरी समझौता मुल्क के मफाद में नहीं हो तो उसे दरकिनार कर देना चाहिए। रूहानी काबीना से खिताब करते हुए खामनेई ने कहा कि अमेरिका से अब कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ट्रंप इंतजामिया भरोसे के लायक है ही नहीं। आयतुल्लाह खामनेई ने कहा कि जोहरी समझौते से अमेरिका के हटने के बाद इस मसले के हल के लिए हो रहे यूरोपीय यूनियन की कोशिशों के बावजूद ईरान को यूरोप से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वाज़ेह है कि 2015 के जोहरी समझौते से दस्तबरदारी के बाद अमेरिका ने ईरान पर सख्त माशी पाबंदी आयद कर दी है, जिसकी वजह से सदर हसन रूहानी हुकूमत की परेशानियां बढ़ गई हैं। कुछ लोग अमेरिका से मुज़ाकरात की बात कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसका कोई फायदा नहीं। अमेरिकी इंतजामिया में कुछ लोग हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छे लोग नहीं।
उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ईरान की तरफ से न तो सदर न तो वजीर खारजा कोई अमेरिका से बात करेगा। मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूँ, हमें यूरोपीय ममालिक के साथ रिश्ते बनाने चाहिए, लेकिन उन पर पूरी तरह तकिया करना ठीक नहीं। नीदरलैंड्स में दाएं बाजू के लीडर ग्रीट विल्डर्स ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मबनी कार्टून मुकाबले के एहतमाम पर पूरी दुनिया में गम गुस्सा पाया जा रहा है। इसके खिलाफ पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहे हैं। लाहौर, इस्लामाबाद में हज़ारों लोगों ने मुजाहरे किए हैं और इस्लामिक ग्रुप तहरीक लब्बाइक इस मुजाहरे की अगवाई कर रहा है। मुजाहिदीन का कहना है कि पाकिस्तान हुकूमत हॉलैंड से सारे ताल्लुकात मुनक़ता करे और इस मसले को आलमी फोरम पर उठाया जाए। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार के लिए इस मुजाहरे से निपटना एक बड़ा चैलेंज है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने सख्त ख़ासतौर से ब्लास्फेमी कानून के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू करने का ऐलान किया है। साथ ही पाकिस्तानी हुकाम में हॉलैंड के सफ़ीर से इस बारे में शिकायत भी की गई है, लेकिन हॉलैंड हुकूमत का कहना है कि वो इस कार्टून मुकाबले के खिलाफ है, लेकिन आज़ादी राय को नहीं रोक सकते। आपको बता दें कि नीदरलैंड्स के रुकन पार्लियामेंट ग्रीट विल्डर्स इससे पहले भी हुजूर पाक की तौहीन कर चुका है। इनका सफ़ीर और अपना सफ़ीर जो है वो वापस बुलाएं, ये बहुत हल्का सा मुतालबा है और इनको बहरहाल ये करना पड़ेगा हर सूरत में। और हम अपने साथ जोड़ेंगे अनस मलिक को, जो कि हमारे मुआविन चैनल वियॉन के रिपोर्टर हैं, इस्लामाबाद पाकिस्तान से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अनस, ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो गुस्ताखे, चलिए हमारे साथ हम अनस से जुड़ेंगे थोड़ी देर बाद, हम उनसे राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान से अपने रिपोर्टर अनस मलिक को हम अपने साथ जोड़ेंगे। तो आपको बता दें इस खबर के बारे में एक बार फिर से कि हॉलैंड के जरिए, हॉलैंड में एक वहाँ की असम्बली में ख़ास तौर से एक लीडर हैं, उन्होंने ये ख़ास तौर से कंपटीशन रखवाया है जिसको लेकर के पूरी दुनिया में ख़ास तौर से इसकी सख्त मजम्मत की जा रही है। ग्रीट विल्डर्स इनका नाम है। बात करेंगे अनस मलिक से। अनस, अगर हम बात करें गुस्ताखे रसूल के खिलाफ जो मुजाहरे हो रहे हैं पाकिस्तान में, वो कहाँ तक पहुंचे और इनका हुकूमत से क्या मुतालबा है? क्या पाकिस्तान हुकूमत हॉलैंड के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ते करने पर गौर कर रही है? जी बिल्कुल इमरान, पाकिस्तान के अंदर गुस्ताखे रसूल और जो ब्लास्फेमस सवाल है उसको लेके बड़ा एक टची टॉपिक है। तो उस हवाले से पिछले 2 हफ्ते से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए जा रहे थे। अब कल से गुज़िश्ता रोज़ से एक बड़ा मुजाहरा तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की जानिब से लाहौर दाता दरबार से चला है और अब से थोड़ी ही देर में इस्लामाबाद पहुँचेगा। इस्लामाबाद के करीब है वो। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि वो रोड पर उस वक्त बैठे रहेंगे जब तक पाकिस्तानी हुकूमत नीदरलैंड के साथ, हॉलैंड के साथ सिफारती ताल्लुकात खत्म नहीं कर देते और साथ में जो नीदरलैंड के जो एम्बेसडर हैं, जो सफीर हैं, उनको मुतबदल नहीं कर देते। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के इस मुतालिक ये कहना था कि अभी तक आज दोपहर में उनकी हफ्तावार ब्रीफिंग थी, उसमें तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल का बताना था कि आज दोपहर तक कोई कंसिडरेशन इस तरह की नहीं थी कि उनके सफीर को मुतबदल किया जाए। जी। शुक्रिया अनस इस पूरी जानकारी के लिए आपका, इस्लामाबाद पाकिस्तान से। इधर चीन ने सिकियांग में मुस्लिम अक़लियतों पर हो रहे जुल्म को लेकर के अमेरिकी तशवीश पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि वाशिंगटन को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो चीन की अक़लियतों से मुताल्लिक़ पॉलिसी पर तनक़ीद करे। साथ ही चीन ने ऐसी खबरों को भी मुस्तरद कर दिया है कि अगयूर नस्ल के तकरीबन 1 मिलियन मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में रखा गया है। इससे कबल अमेरिकी कानून साजों ने सदर ट्रंप पर जोर दिया था कि वो चीन के मगरबी इलाके सिनकियांग में खासतौर से मुसलमान अक़लियतों के अरकान को हिरासती कैंपों में बंद रखे जाने के खिलाफ कार्रवाई करे। वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो के नाम खत में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक लीडरों ने चीन पर पाबंदी का मुतालबा भी किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इल्जाम आयद किया है कि चीन इक्तिसादी सतह पर अपना असर और रसूख इस्तेमाल करता हुआ शुमाली कोरिया के साथ अमन अमल को पेचीदा बना रहा है। अमेरिकी सदर ने कहा कि इन पेचीदगियों के बावजूद शुमाली कोरिया के लीडर किम जोंग के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हैं। ट्रंप ने कहा कि शुमाली कोरिया के मुतनाज़ा जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत सुस्त रफ्तार से चल रही है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका जनूबी कोरिया के साथ जंगी मशकों में फिलहाल शामिल नहीं होगा। ये जंगी मशकें कभी भी हो सकती हैं। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका के साथ जारी तजारती जंग की वजह से बीजिंग हुकूमत कोरियाई जजीरे में अमन अमल में अपना किरदार अदा नहीं कर रही है। वाज़ेह है कि जंगी मशक को लेकर के शुमाली कोरिया ने गुज़िश्ता दिनों अमेरिका पर निशाना भी साधा था।
China is the route to North Korea. 93% of the product and various things that go into North Korea go in through China. So I think that now that we're in somewhat, I don't like to call it a trade war, and I think, our country is doing very well, but China's having a very, very tough time. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि कनाडा और अमेरिका और मेक्सिको के साथ हुए तजारती समझौते में जल्द शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में कनाडा हुकूमत से बातचीत चल रही है। अगर बात बनती तो ठीक नहीं तो ये अच्छा नहीं होगा। वाज़ेह है कि 25 साल पुराने नाफ्टा से बाहर निकलने की धमकी देने के बाद ट्रंप इंतजामिया ने गुज़िश्ता दिनों मेक्सिको के साथ एक तजारती समझौता किया है, लेकिन इसमें कनाडा को शामिल नहीं किया गया। वहीं कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि नाफ्टा यानी कि नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में बने रहने के लिए वो अमेरिका और मेक्सिको से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ इश्यूज पर हमारे बीच रजामंदी नहीं है। अगर समझौता बेहतर होता है तो ठीक, नहीं तो वो अमेरिका के साथ कोई बुरा समझौता नहीं करेंगे। No NAFTA deal is better than a bad NAFTA deal, and we are going to remain firm on that principle because Canadians expect us to stand up for them, and that's exactly what this government's going to do. अदालत के हुक्मनामे के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति यानी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार अपने कुछ तनकीद करने वालों को ट्विटर पर अनब्लॉक कर दिया। दरअसल अदालत ने ट्रंप से कहा था कि वो इस तरह किसी का मुंह बंद नहीं रख सकते हैं। वहीं अमेरिकी सदर ने कहा है कि सोशल नेटवर्किंग साइट गूगल, ट्विटर, फेसबुक उनकी गलत छवि पेश कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि जब से वो सदर बने हैं मीडिया उनके खिलाफ नेगेटिव खबरें चला रहा है, जो ठीक नहीं है। And I think it's a very serious problem because they're really trying to silence a very large part of this country. And those people don't want to be silenced. It's not right. It's not fair. It may not be legal, but we'll see. We just want fairness. Do you want to regulate them more? We're just going to see. We're just going to see. You know what we want? Not regulation. We want fairness. If we have fairness, we're all very happy. But you're talking about a tremendous amount. I mean, I'm president. They got me here. You're talking about a tremendous number of people. We want to see fairness. Very important. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के 2 रोज़ा नेपाल के दौरे पर हैं, जहां पर वो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि बिम्सटेक की मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। चौथे बिम्सटेक समिट की प्लेनरी सेशन के साथ खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनके लिए पड़ोसी सबसे पहले हैं और इस मौके पर पीएम मोदी ने दहशतगर्दी, आतंकवाद, डिजिटल कनेक्टिविटी, आर्ट, कल्चर, नेचुरल क्लैमिटी समेत कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि नशीली अशिया से मुतालिक वो बिम्सटेक फ्रेमवर्क में कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करने के लिए तैयार हैं। कुदरती आफात पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हिमालय और बंगाल की खाड़ी से जुड़े हमारे मुल्क बार बार नेचुरल क्लेमिटी का सामना करते रहते हैं और इस सिलसिले में सभी मुल्कों को बचाव और राहत के काम में एक दूसरे के साथ खड़ा होना होगा। क्षेत्र के एक और महान हिमालय पर्वत श्रृंखला है और दूसरी ओर हिंद और प्रशांत महासागरों के बीच स्थित बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी का यह क्षेत्र हम सभी के विकास, सुरक्षा और प्रगति के लिए विशेष महत्व रखता है। जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल अफ्रीकी ममालिक के दौरे पर हैं और अपने पहले मरहले में वो सेनेगल पहुंची, जहां पर उन्होंने सदर माकी साल से मुलाकात की। जर्मन चांसलर के तर्जुमान ने बताया कि इस मुलाकात से मार्केल ने सेनेगल सदर के सामने गैर कानूनी इंसानों की स्मगलिंग का मामला उठाया। मार्केल ने कहा कि दोनों ममालिक को मिलकर गैर कानूनी खासतौर से महाजरीन पर लगाम लगाना चाहिए। साथ ही उन्होंने अफ्रीकी ममालिक में रोजगार के मौके पैदा करने पर जोर दिया। अफ्रीका में तनाज़ात और गुर्बत की वजह से लोगों को एक बड़ी तादाद नकल मकानी करने पर मजबूर है, जिसमें कि ज़्यादातर बेशतर जिंदगी की तलाश में यूरोपीय ममलिकत का दौरा रुख करते हैं और ऐसे में यूरोपीय ममालिक पर बोझ बढ़ता जा रहा है। म्यांमार के बस्ती इलाके में एक बांध टूटने से कम 85 गांव सैलाब की जद में आ गए हैं, जिसमें कि 3 लोगों की मौत हो गई। सैलाबी रेलों की वजह से करीब 63,000 लोग बेघर हो गए हैं और जिन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। तेज बारिश और सैलाब की वजह से एक पुल के ढह जाने से मुल्क के अहम शहरों यंगून और मंडाले के बीच सड़क राब्ता टूट गया है। रेस्क्यू हुकाम अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। आबी महकमा का कहना है कि कुछ इलाकों में पानी घट रहा है। वाज़ेह है कि इससे पहले 2015 में म्यांमार में बाढ़ आई थी। इसमें 100 लोगों के मारे जाने की बात आई थी सामने और 3 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा था।
ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में एक गोदाम में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सराय के मुताबिक जिस गोदाम में आग लगी उसमें केमिकल भरा हुआ था और जिसकी वजह से आग फैलती चली गई और पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। हुक्काम के मुताबिक तकरीबन 100 फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। काले जहरीले धुएं की वजह से आसपास के सभी स्कूलों और प्राइमरी हेल्थ सेंटर को बंद कर दिया गया और लोगों को अपने घरों में ही रहने को कहा गया। पास के एयरपोर्ट से कुछ प्लेन के रूट भी बदले गए। मेलबर्न फायर ब्रिगेड का कहना है कि जल्द आग पर काबू पा लिया जाएगा। और चलिए आपको कुदरत का एक करिश्मा दिखाते हैं जिसके बारे में आपको शायद ही पता होगा। हम आपको लिए चलते हैं स्कॉटलैंड के एक ऐसे बीच पर जहां पर प्लेन्स लैंड करते हैं। नजारा ऐसा जिसको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ऐसा एयरपोर्ट जिसका रनवे रोज समुद्र में डूब जाता है, ऐसा रनवे जो रोज हाई टाइड लहरों में छुप जाता है। इसके बावजूद यहाँ हर दिन फ्लाइट्स उड़ती ही रहती हैं। आपको लग रहा होगा कि ऐसा एयरपोर्ट तो बस फैंटेसी वर्ल्ड में ही हो सकता है, तो जनाब ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा एयरपोर्ट ख्वाबों में नहीं बल्कि असली दुनिया में है। जी हाँ, इस दुनिया में हैरत अंगेज जगहों की कोई कमी नहीं है और इन्हीं में से एक है स्कॉटलैंड का बारा एयरपोर्ट। आपको बता दें कि स्कॉटलैंड के वेस्टर्न कोस्ट में 23 स्क्वायर माइल्स में फैला है बारा आइलैंड। यहाँ मौजूद एयरपोर्ट में 3 रनवे हैं। यहाँ से रोज कई फ्लाइट्स उड़ान भरती हैं। खास बात यह है कि इस एयरपोर्ट के तीनों ही रनवे हाई टाइड के दौरान पानी में डूब जाते हैं। आपको बता दें कि बारा एयरपोर्ट अपनी इस खासियत की वजह से दुनिया के अमेजिंग एयरपोर्ट्स में भी शामिल है। यही वजह है कि घूमने के शौकीन लोगों को ये जगह मस्ट गो लिस्ट में सबसे ऊपर आती है। अब जब एयरपोर्ट पर ही सी बीच का मजा मिल जाए तो ऐसी अनोखी जगह भला कौन नहीं जाना चाहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और स्पेन में मनाए जाने वाले कई त्योहारों में के बारे में तो हम जानते हैं। इनमें से दुनिया भर में जो मशहूर त्यौहार है उसमें से एक अजीबोगरीब त्यौहार है टोमेटिनो। जी हाँ, आजकल हम सभी इसके बारे में जानते हैं। इस फेस्टिवल के दौरान लोग एक दूसरे पर टमाटर बरसाते हैं और हर साल अगस्त में ये त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें कि शामिल होने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। कहा जाता है कि आमतौर पर इस फेस्टिवल में करीब 25,000 पाउंड टमाटर का इस्तेमाल किया जाता है। फेस्टिवल के दौरान लोग एक दूसरे पर जमकर टमाटरों की बारिश करते हैं और इस त्यौहार की शुरुआत की दिलचस्प कहानी है। इसकी शुरुआत 1945 में हुई थी, जब कुछ नौजवान स्पेन के शहर में धरना देने बैठे थे। जब पुलिस उन्हें रोकने आई तो नौजवानों ने पास में लगी सब्जी की दुकानों से सब्जियों और फलों को उठाकर उन पर हमला बोल दिया। तब से फूड फाइट के तौर पर ला टोमेटिनो मनाया जाता है। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सफर जारी है। आप रहिए जी सलाम के साथ।